हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी 24th क्लास है। आज हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम हो रही है हमारे टेस्ट में, टेस्ट जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनमें जो प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ लोगों का खुल नहीं रहा है, कुछ लोगों का लॉगिन लेने के बाद बाय दिखा रहा है, इवन उन्होंने पेमेंट कर दिया है। तो उन सभी समस्याओं के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें। आज शाम तक या आज पूरी रात तक जो होगा आपकी सभी समस्याएं सॉल्व कर दी जाएंगी। और जिन लोगों को ये डाउट है कि टेस्ट जो है आज रात को ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। टेस्ट को आज रात में ख़त्म नहीं किया जाएगा जब तक सभी समस्याएं सॉल्व नहीं हो जाती हैं। आपका टेस्ट ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, जो समस्याएं हो रही हैं वो हमको ही पता है, क्योंकि इतने ज़्यादा मेल, फ़ोन और हर जगह पर क्वेरी आ रही हैं। जो भी हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं उस पर भी चारों तरफ सिर्फ क्वेरीज आ रही हैं। तो हमें वो चीज़ पता है कि जो समस्याएं हैं, इसलिए आप समस्या से परेशान मत होइए कि आपका कोई कहीं लॉस होने वाला है। कहीं भी आपका लॉस नहीं होगा। और जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने 199 पेमेंट कर दिया और हम 199 लेके कहीं भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने इस 199 अमाउंट को लेके भागने के लिए कुछ शुरू नहीं किया है। आपको पढ़ाने के लिए शुरुआत की गई है और हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हम कहीं जाने वाले हैं। कुछ समस्याएं तो होती ही हैं, जब भी आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आती हैं। कुछ समस्याएं हमारी साइड से रहीं, कुछ चीज़ें हमारी तरफ से गड़बड़ रहीं, और कुछ चीज़ें जो वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं लोग उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो चीज़ें हैं, मैनेज हो जाएंगी। हम यहीं पर हैं, आपकी समस्याओं के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जो मैंने कल क्वेश्चंस पूछे थे उनके बारे में। कल मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा गया था। इंग्लिश वाले लोगों ने ज़्यादा गलत आंसर दिया। क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी टाइम्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड। तो इस इंग्लिश वाले क्वेश्चन में जो आंसर दिए लोगों ने उनमें गलत आंसर ज़्यादा परसेंट है। 56% लोगों ने गलत आंसर किया है। प्रियम्बल को मात्र एक बार ही अमेंड किया गया, एक ही बार उसमें सुधार हुआ है। और यहीं पर बात करें अगर हिंदी वालों की, तो हिंदी वालों में ये आंसर का जो रेशियो है वो ज़्यादा अच्छा है। हिंदी वाले लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा अच्छा आंसर दिया है। इसके बाद मैंने हिंदी में आंसर दिया था, हमारे संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार सुधारा गया है या कितनी बार उसमें सुधार किया गया है। तो लगभग 72% लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, एक बार ही प्रियम्बल हमारी अमेंड की गई है, वो भी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42nd जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसमें इसको अमेंड किया गया था और इसमें 3 नए वर्ड्स जोड़ दिए गए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, पूरा कंटेंट इंग्लिश में लेने के लिए, कि आप एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में ही करें। लेकिन इंग्लिश वाले जो लोग हैं या तो कहीं ना कहीं कम पढ़ रहे हैं और या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, अब 56% लोगों ने गलत आंसर दिया हुआ है और यही क्वेश्चन जब मैं हिंदी में पूछता हूँ तो लगभग 72% लोग सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और मैंने क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कि इंडियन स्पेस जो प्रोग्राम है उसके फादर किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, एक तरीके से बच्चों वाला क्वेश्चन था। इसको सभी लोगों ने सही किया है। विक्रम साराभाई जी को बोला जाता है आपका स्पेस प्रोग्राम के फादर, क्योंकि इन्होंने जो हमारे सबसे शुरुआती स्पेस प्रोग्राम थे उनमें काफ़ी योगदान दिया था। और उनका योगदान सिर्फ स्पेस प्रोग्राम में ही नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को स्टेबल करने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। काफ़ी फेमस और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम के साथ, जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम टर्म मीन्स अ स्ट्रक्चर एंड अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ बायोस्फीयर विच कंसिस्ट ऑफ लिविंग बींग्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट एज दे इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज देयर मटेरियल्स बिटवीन देम। ठीक है, मतलब क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है बेसिकली आपका, कि जो आपके चारों तरफ एक बायोस्फीयर के अंदर जैविक और अजैविक, मतलब जो लिविंग बीइंग्स हैं और जो फिजिकल इन्वायरमेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में जो एक सामंजस्य होता है, जो एक दूसरे से इंट्रैक्शन होता है, जिसके सहायता इस पूरी जो हमारा जो सिस्टम में चल रहा होता है उसको मिला के बोला जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो मिलके बोला जाता है उसको बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी फिक्स एक दूसरे पे इंडिपेंडेंसी नहीं है या फिक्स डिपेंडेंसी नहीं है। बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं सब चीज़ें। ठीक है, हम सहारे हैं फूल पत्तियों के और पौधों के, जिनके सहारे हम खाना खा रहे हैं, जिनके सहारे हम जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एमंग द लिविंग रिसोर्सेज, हैबिटेंट्स, रेजिडेंट्स ऑफ देयर एरियाज़। ठीक है, जहाँ पर जो लोग रहे हैं उनके आसपास के जो एरिया है उन सब में एक अलग सी एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, उसी को बुलाता है इकोसिस्टम। आपको इन सब डेफिनेशंस पर नहीं आना है कि डेफिनेशंस ना आपसे पूछी जाएंगी और ना डेफिनेशंस की आपको ज़रूरत है। ठीक, आप बस इतना याद रखिए कि एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, ट्रीज,
फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल, मतलब इकोसिस्टम में आपके आसपास दिखने वाला सब कुछ। आपके ज़मीन पे सॉइल दिख रही है वो भी, मछलियाँ, पेड़ पौधे, मतलब एक्वेटिक जो जानवर हैं वो भी, और जो पेड़ हैं पौधे हैं वो उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो आपको देख भी नहीं पा रहे हैं आप नंगी आंखों से, जिनको आप नहीं देख पाते हैं, कीट जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी चीज़ों को मिला के जो बनता है आपका इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। तो आपको ये लास्ट लाइनें जो हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें जब आपने कभी 9th-10th में जियोग्राफी पढ़ी होगी, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, उसमें आपने पूरी डिटेल में पढ़ी होगी। यहाँ पर हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मेन चीज़ें हैं जो पूछ ली जाती हैं कभी कभी आपसे, वो मैं बताऊँगा आपको। तो इसका कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम या फिर इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण, परिस्थितिकी तंत्र की जगह पर यहाँ पर पर्यावरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण के भी घटक घटक में आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, एक होता है अबायोटिक, एक होता है बायोटिक। बायोटिक मतलब आपके जो होते हैं जैविक, और अबायोटिक मतलब अजैविक। ठीक है, दो तरीके के घटक होते हैं, दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके पूरे इकोसिस्टम को बना रहे होते हैं। ठीक है, हम बात करें अगर अजैविक घटकों की, अबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो उसमें आपकी एनर्जी आती है, ऊर्जा, टेम्परेचर मतलब आपका तापमान या हीट, फिर रेनफॉल जो आपकी बारिश है, वाटर पानी, सॉइल मृदा, एटमॉस्फेयर मतलब आपका एटमॉस्फेरिक गैसेस बोल लीजिए, एटमॉस्फेयर बोल लीजिए, ये हटा दिए यहाँ से, तो मतलब आपका जो आसपास का वायुमंडल है जो, उसके बाद ग्रेविटी, आपका गुरुत्वाकर्षण मतलब मटेरियल, मतलब आपका जो द्रव्य दिख रहा है आसपास। ठीक है, द्रव्य जो भी आपको आसपास दिख रहा है वो सभी मटेरियल। लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड मतलब आप कहाँ पर हैं, वो आपकी पोजीशन, या आप किस जगह पर किस जगह से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपकी फिजिकल जो वो होती है, क्या कहते हैं, आपकी पोजीशन है, वो भी मैटर करती है आपकी इकोसिस्टम में। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो एक अलग तरीके की इकोसिस्टम में आप जी रहे हैं, अगर आप इंग्लैंड के अंदर हैं तो आप अलग तरीके के इकोसिस्टम में हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं तो वहाँ पर आपके इकोसिस्टम अलग है, अफ्रीका में अलग है। तो इस तरीके से जो आपकी पोजीशन है जहाँ पर आप रह रहे हैं, तो एल्टीट्यूड्स एंड जो आपकी लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड है ये भी आपका मैटर करता है। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपको क्या कहते हैं, माहौल में सर्दी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा के करीब आएंगे, इक्वेटर के करीब आएंगे, गर्मी बढ़ती जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो मैटर करती हैं, और ये सभी के सभी अजैविक घटक हैं, मतलब कि ये सभी के सभी नॉन लिविंग है। ठीक, इसी तरीके से लिविंग जो होते हैं उनको बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स। उसमें आपकी अगर बात की जाए तो आपके प्लांट्स आ जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, आपके पौधे हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे, मनुष्य है उसके अंदर, पशु हैं, परजीवी हैं, जितने भी सब होते हैं ये आपके हो जाएंगे, क्या कहते हैं, जैविक घटकों के अंदर। ठीक, तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, आपके जैविक कंपोनेंट्स होते हैं, उनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला तो होता है आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब जो प्राथमिक आपके उत्पादक हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है। और फिर सेकंड होते हैं आपके कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मतलब जो आपके क्या कहते हैं, उपभोग करते हैं उसका, जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, पहला उत्पादक जो उत्पादित करेगा उसको उपभोग करने वाला जो बंदा होता है उसको बोला जाता है कंज्यूमर। ठीक है, पहले तो मैं आपको पूरा सिस्टम समझा देता हूँ, होता क्या है, कैसे क्या चलता है ये पूरा सिस्टम। तो मान लीजिए कि ये आपका सन है। ठीक है, ये आपका सन है, यहाँ ये आपका धरती पे मेन सोर्स जो एनर्जी का है वो सिर्फ सन है। ठीक है, सन से एनर्जी आई, और नीचे प्रोड्यूस करने वाला जो प्राइम प्रोड्यूसर है वो क्या है आपके, वो पौधे हैं, वो पौधे पेड़ पौधे हैं जो प्राइम प्रोड्यूसर हैं। मान लीजिए पौधे हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत सारे पौधे हैं ऐसे लगे हुए हैं, तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बहुत कुछ खाना प्रोड्यूस करेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके प्राइम प्रोड्यूसर। ठीक है, इसको कौन खाएगा, इसको खा रहा होगा आपका प्राइम कंज्यूमर। प्राइम कंज्यूमर मतलब जैसे बकरी हो गई, बकरी हुई आपकी, भेड़ हो गई, जो भी ऐसे जानवर हैं जो सीधे हर्ब्स खाते हैं, उसमें इंसान भी आता है, लेकिन इंसान सर्वाहारी होता है, इंसान सब कुछ खा सकता है, तो उसको आप प्राइम में नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसे कीट पतंगे जैसे चिड़िया हैं, चिड़िया तो खैर कीट भी खा लेती है, तो उसको आप सेकेंडरी में रख सकते हैं, लेकिन जो भी ऐसे कीट पतंगे हैं जो आपके डायरेक्टली हर्ब्स को खा रहे होते हैं उनको आप प्राइम में रखेंगे। फिर आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में शेर हुआ, जो भी मांसाहारी, जितने मांसाहारी जानवर हैं वो सभी आ जाएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो इस तरीके से एनर्जी का जो फ्लो है वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज तक बढ़ता जाता है। इसको एक पिरामिड में भी दिखाया जाता है, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। पहले हम बात करते हैं अब हमारे जो क्या कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर्स हैं उनके बारे में। प्राइमरी प्रोड्यूसर होता क्या है, दे आर द ग्रीन प्लांट्स एज सर्टेन बैक्टीरिया एंड एल्गे। कुछ ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया और एल्गेज भी होते हैं कुछ जो बनाते हैं अपना खाना खुद से। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ये अपना खाना बनाते हैं। विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश जो आपका फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया होती है उसमें ये बनाते हैं
अपना खाना बना लेते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण को अगर हिंदी में बात की जाए तो बोला जाता है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एंड सप्लाई टू नॉन प्रोड्यूसर डायरेक्टली, जो ये खाना बना रहे होते हैं ये डायरेक्टली सप्लाई कर देते हैं नॉन प्रोड्यूसर्स को। सिमिलरली अगर इकोटिक सिस्टम की बात की जाए, इकोटिक सिस्टम मतलब आपका जो समुद्री सिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके अंदर प्रोड्यूस करने वाले क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे वेरियस स्पीसीज होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक एल्गेज होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं, वो भी बना रहे होते हैं खाना। और फिर इसी तरीके से वो सेकेंडरी और फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स हैं उन वहाँ तक पहुँच जाता है। बात करें अगर कंज्यूमर्स की, उपभोक्ताओं की, उपभोक्ता क्या होता है, उपभोग करने वाला वो होता है दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, ये खुद से अपना खाना बनाने में समर्थ नहीं होते हैं। जैसे कि जितने भी जानवर हैं आपके, मनुष्य है उसमें, सभी के सभी मनुष्य आते हैं उसमें और सभी के सभी जानवर आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स खाने बना सकते हैं, कुछ एल्गे खाना बना सकते हैं अपना, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो अपना खुद से खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड विच इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे इंसान है, इंसान क्या करता है, या तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर्ब खाता है, हम दालें खाते हैं, हम क्या कहते हैं पेड़ पौधों से बनी चीज़ें खा रहे होते हैं, या तो हम किसी ना किसी और जानवर को खा रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हैं। जानवर भी सिमिलरली खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। वो खुद से खाना प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन वो जो जानवर जो डायरेक्टली हर्ब्स को खा रहे होते हैं वो आपके हो जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और जो हर्ब्स के खाए हुए जानवर्स को खा रहे होते हैं उनसे अपनी एनर्जी ले रहे होते हैं वो हो जाते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। इस तरीके से अगर इकोलॉजिकल पिरामिड की बात की जाए, एनर्जी फ्लो डायग्राम की बात की जाए अगर, तो सबसे प्राइम प्रोड्यूसर हो जाएंगे यहाँ पर जो प्रोड्यूस करेंगे, जो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जो आपकी होंगी हर्ब्स और प्लांट्स, ठीक है। हर्ब्स और प्लांट्स होंगे जो यहाँ पर प्रोड्यूस करने का काम कर रहे होंगे। उसके बाद ऐसे जानवर होंगे जो शाकाहारी हैं, ठीक है, जो शाकाहारी हैं, जैसे कि खरगोश हुआ, और भी जो बहुत सारे जानवर हैं जो शाकाहारी होते हैं, बकरी है, जो डायरेक्ट कहीं ना कहीं हर्ब खा रहे होते हैं, इनको बोलते हैं हम प्राइम कंज्यूमर, ठीक है। प्राइम कंज्यूमर इनको बोला जाएगा। उसके बाद आएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, जो इनको खा के अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी ऐसे जानवर जैसे कि वोल्फ हो गया, लाइन हो गया, ये सभी जानवर जो हैं आपके, ये आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर में। और इन सब के ऊपर आते हैं जो आपके, वो आते हैं ऐसे लोग जो सर्वाहारी हैं, उसमें आते हैं इंसान, मैन है, और डॉग है, ये डॉग है, कैट होती है, ये सभी ऐसे हैं जो कि सभी के सभी हर प्रकार से मतलब चीज़ें खा लेते हैं। कुत्ते को आप अगर रोटी देंगे तो वो रोटी भी खा सकता है, और वो क्या कहते हैं आपकी मांस भी खा सकता है। तो दोनों तरीके से खाने वाले जो लोग हैं, जैसे इंसान दोनों तरीके की चीज़ें खा रहा होता है, तो वो होते हैं सर्वाहारी, वो सबसे ऊपर होते हैं। अब इसमें अगर बात की जाए एनर्जी फ्लो की, तो इसमें एनर्जी फ्लो होती है 1/10 के हिसाब से। एनर्जी फ्लो 1/10 के हिसाब से कम होती जाती है। मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख जो क्या कहते हैं 10,000 सेल कैलोरीज मिलती हैं इसको, फर्स्ट वाले 10,000 कैलोरी प्रोड्यूस कर रहा है, मिल रही हैं, तो इसको खाने वाले को कितना मिलेगा, 1,000 कैलोरीज, ठीक है। फिर इसको जो खा रहा होगा उसको मिलेगी मात्र 100 कैलोरीज, और फिर इसको खा के जो अपनी एनर्जी ले रहा होगा उसको मिलेगा मात्र 10 कैलोरीज। तो 1/10 के रेशियो में कैलोरीज जो होती है, जो एनर्जी होती है, वो कम होती चली जाती है। ये जो प्रोसेस है ये पूछा जा सकता है कि हर बार जब एक क्या कहते हैं उपभोक्ता फूड चेन में आगे बढ़ता जाता है, उपभोक्ता फूड चेन में आगे बढ़ता जाता है, कैलोरी बढ़ती जाती है, तो कितने % से कम हो जाती है, ठीक है। तो 90% से वो कम हो जाती है, या कह लीजिए कि मात्र 10% बचती है अगले स्टेप में, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है ये एक स्पेसिफिक टर्म है नीचे, ठीक है। इसको हिंदी में भी नहीं लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, नेच पढ़ा जाता है इसको। तो इसका मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल नई चीज़ें पूछ ली जाती हैं और ये टर्म काफ़ी फेमस है इस मामले में। नीचे होता क्या है एग्जैक्टली, अ यूनिक फंक्शनल रोल और अ प्लेस ऑफ अ स्पीसी इन अ इकोसिस्टम इज कॉल्ड नीचे। मतलब किसी एक स्पीसी का, किसी एक प्रजाति का या तो कोई रहने वाली प्लेस जहाँ पर वो रह रहा है, या तो कोई उसका एक अलग सा फंक्शन जो बाकी सब में नहीं है, ठीक है। कोई स्पेशल फंक्शन या उसके रहने के जो प्लेस है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, एंड इट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। किसी परिस्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है उसके प्लेस या उसके किसी फंक्शन के हिसाब से, और उस हिसाब से इसको डिवाइड भी किया गया है। टाइप ऑफ नीचेस क्या होते हैं, एक होता है आपका हैबिटेट नीचेस। हैबिटेट नीचेस मतलब जहाँ पर वो रह रहा होता है, उसके रहने वाली जगह, वेयर इट लिव्स, ठीक है। वो स्पीसीज कहाँ रह रही है उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मछली है जो समुद्र की सबसे नीचे वाली तलहटी में रहती है, उस हिसाब से उसके शरीर में जो चेंज होते हैं, उसकी बनावट जो चेंज हो जाती है, उसके फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, तो वो जो है आपका हैबिटेट नीचे है। उसके बाद इसी तरीके से फूड नीचे, फूड हो गया आपका, और नेक्स्ट जो आपका है
रिप्रोडक्टिव नीचे मतलब वो कहाँ पर हाउ एंड व्हेन दे रिप्रोड्यूस, ठीक है, कब और कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं, उसकी जो इकोसिस्टम है पूरा उसके बारे में जो पूरी जानकारी है, ये मतलब स्पेसिफिक जो फंक्शंस हैं या स्पेसिफिक जो जानकारियाँ हैं उनको नीचे बोलते हैं। फिजिकल केमिकल नीचे मतलब टेम्परेचर, लैंड शेप, लैंड स्कोप, लैंड स्लोप या ह्यूमिडिटी या अदर रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके रहने के लिए ज़रूरत होती है, किस टेम्परेचर पे वो जीते हैं, किस लैंड मास पे वो जी सकते हैं, किस तरीके की उनकी कंडीशंस चाहिए होती हैं उनको जिंदा रहने के लिए। तो ये सभी जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं इनको बुलाया जाता है नीचे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया है, नीचे टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, कहीं के रहने के उससे, या कोई ऑप्शन में आपको नए नए ऑप्शंस बना सकता है, उस तरीके से पूछ सकता है आपसे, ठीक। इन सब के बाद हम देख लेते हैं कुछ और जो चीज़ें जैसे एसिड रेन वगैरह हैं। जितने भी आज इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं, नॉर्मली फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं की हैं इसमें, लेकिन एसिड रेन और भी जो चीज़ें हैं इसमें जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आपका ओजोन डिप्लेशन लेयर है, रेड बुक है, इन सब के बारे में मैंने इसमें इंक्लूड किया है इस वाले लेक्चर में। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन होती क्या है? एसिड रेन इज नथिंग बट अ रेनफॉल विच इज कंटेन्स एलिवेटेड लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ आयन और लो लेवल ऑफ pH, ठीक है। ये आपको पता होगा अगर आपने ध्यान से कभी देखा है इस चीज़ को। तो जो pH स्केल होती है जिसपे हम देखते हैं एसिडिटी और बेसिस मतलब कितना एसिडिक है या कौन कितना बेसिक है, उस पर देखते हैं। जो pH लेवल 7 होता है, pH स्केल पे जो लेवल 7 होता है वो आपका होता है न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद pH स्केल पे जितने भी आप नीचे बढ़ते चले जाते हैं उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके बाद ऊपर जितना बढ़ते जाते हैं उतनी ज़्यादा बेसिक होता जाता है वो सोल्यूशन, ठीक। ये आती है आपकी 14 तक, और इधर आप स्टार्ट कर सकते हैं 0 से, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड होता है। इसमें अगर pH लेवल कम हो रहा है किसी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का pH लेवल कम होता जा रहा है तो क्या होगा, वो एसिडिक होता चला जाएगा, वो एसिडिक होता चला जाएगा। और अगर किसी का pH लेवल ज़्यादा होता जा रहा है इसका मतलब वो क्या होता है, बेसिक होता जा रहा है, ठीक है। इसी बात पे बोली जा रही है ये बात कि या तो उसका एलिवेटेड लेवल होगा किसका, हाइड्रोजन आयन का, H+ आयन जिसमें ज़्यादा होंगे वो एसिडिक हो जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे, जितने भी क्या कहते हैं आपके एसिड होते हैं वो सभी H+ आयन देते हैं। जब भी वो डिकम्पोज होते हैं आयन्स में तो वो आपके H+ आयन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है कि वो एसिड हैं। और जो एसिड होते हैं उनकी pH लेवल क्या होती है, 7 से कम होती है, ठीक। 7 से कम pH लेवल होती है, और जितनी ज़्यादा कम होगी pH लेवल उतना ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो वही बात लिखी हुई है कि एक ऐसी रेनफॉल, एक ऐसी बारिश जिसके अंदर pH लेवल कम हो या हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो तो उसको बुलाया जाता है एसिड रेन। अब इसका रीज़न क्या होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड कन्वेंशनल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जैसे पेट्रोलियम फ्यूल जितने हैं, जितने भी जीवाश्म से बने हुए फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम वाले हो गए, और भी बहुत सारे फ्यूल होते हैं उन सबको। और कन्वेंशनल फ्यूल मतलब हम जैसे लकड़ी जला रहे होते हैं, लकड़ी जलाने वाले जो फ्यूल हैं और कोई भी चीज़ जो कार्बन कंटेंट करती है उनको हम जलाते हैं, तो उन सभी चीज़ों से होता है। द मेन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन आर सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये चीज़ आप याद रखिएगा, SO2 एंड NOx। NOx इसलिए क्योंकि इसके और भी ऑक्साइड्स होते हैं, NO2 बना सकते हैं, और भी जितने भी ऑक्साइड बनते हैं सभी के सभी एसिड रेन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का है कि दीज ऑक्साइड्स फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड, ठीक है, दे होना चाहिए था यहाँ पर, इन वाटर। जब वो पानी में घुलते हैं तो क्या करते हैं, वो सॉल्यूशन को एसिडिक बना देते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, तो इस वजह से होती है रेनफॉल। द मोस्ट पावरफुल एसिड रेन वाज रजिस्टर्ड ऑफ 1.5 pH वैल्यू। अब वैल्यू स्केल पे देखिए कि अगर आप 1.5 की pH की वैल्यू की अगर हो गई बारिश होगी, यहाँ पर आएगा 1.5, तो आपका न्यूट्रल से कितना ज़्यादा दूर है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इधर बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक होती जाती है। तो इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसिड रेन कितनी ज़्यादा घातक हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो है, द ओनली वे टू रिड्यूस एसिड रेन इज़ टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बीइंग रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर, ठीक है। सिर्फ एक ही तरीका है रोकने का, वो ये है कि आप सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को किसी भी तरीके से, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड्स को एनवायरनमेंट में जाने से रोकें। अब उसके लिए अगर आपको कन्वेंशनल जो फ्यूल है उसको आप बंद करना पड़े जलाना, तो वो आपको करना पड़ेगा। पेट्रोलियम जो आपके फ्यूल हैं उनका क्या कहते हैं, जो बर्निंग है उनकी कम करनी पड़ेगी। धीरे धीरे कहीं ना कहीं कट डाउन करना पड़ेगा, तभी जाके एसिड रेन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एसिड रेन हैज़ वेरियस इफेक्ट्स, यहाँ पर डेट होना चाहिए था, एसिड रेन वेरियस इफेक्ट्स। जो इफेक्ट होते हैं इसके बहुत सारे होते हैं। एसिड रेन इफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्मॉल ऑर्गन्स इन द लेक्स एंड पॉन्ड्स
एंड अदर वाटर रिसोर्सेज। तो उससे होता क्या है, जब किसी किसी पॉन्ड के या किसी लेक के जो इंसेक्ट्स मर जाते हैं ऊपर के, तो उनसे क्या होता है, जो वहाँ का इकोसिस्टम है, जैसे मैंने ये आपको बताया, इकोसिस्टम में हर एक जीव की अपनी एक जगह है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने पूरे शहर से पूरे पूरे चूहे ख़त्म कर देंगे। अगर आप पूरे चूहे ख़त्म कर देंगे तो बिल्लियाँ जो हैं वो ज़्यादा घातक हो जाएंगी। अगर आप पूरी पूरी बिल्लियाँ ख़त्म कर देते हैं तो कोई और जानवर घातक हो सकता है, क्योंकि हर एक जानवर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, पूरे शहर से अगर कुत्ते साफ़ कर दिए जाते हैं, कुत्ते भगा दिए जाएंगे, तो उसका अलग इफेक्ट पड़ेगा शहर पर। तो हर एक जानवर जो जहाँ पर रह रहा है, जैसे कि तालाबों के अंदर छोटे छोटे जो जानवर, छोटे छोटे जो जीव जंतु रह रहे हैं, वो उनकी वजह से क्या बड़ी मछलियाँ उनको खाकर जिंदा रहती हैं। अगर वो सभी के सभी एसिड रेन की वजह से मर जा रहे हैं, तो उनसे जो जस्ट बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जो बड़े बड़े जो जीव हैं, वो कहीं ना कहीं मरने लगेंगे। और फिर जो उनको खा के बड़े जीव जिंदा रह रहे हैं, उसमें उन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस पूरे इकोसिस्टम में एक जो फूड साइकिल है वो चलती रहती है। ठीक है, उस पूरे कॉम्प्लेक्स फूड साइकिल में सभी के सभी एग्जिस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अभी मैं फूड साइकिल को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पीपीटी में मैंने उसको लिखा नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, इट इफेक्ट्स ऑन बिल्डिंग्स फॉर्मिंग ऑन ह्यूमन बॉडी एज वेल। ठीक है, जो आपकी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि ताजमहल, ठीक है, ताज का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से उसकी जो चमक है, उसका जो ग्लो है वो कम होता जा रहा है। वो जो वाइट कलर का चमकता है, उसकी वाइट कलर की चमक जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, क्योंकि जब किसी पत्थर पर एसिड पड़ता है तो वो क्या करता है, उसकी अपर सरफेस को ख़राब कर देता है एक तरीके से। ठीक है, अपर सरफेस को डैमेज करता है। अगर अपर सरफेस बार बार डैमेज होती जाएगी तो क्या होगा, पत्थर जो है काला होने लगेगा, उस पर रस्टिंग होने लगेगी, तो क्या होगा, उसकी जो चमक है वो चली जाएगी। तो ये बिल्डिंग्स पे भी इफेक्ट करता है, किसानी को भी इफेक्ट करता है। क्योंकि क्या होता है, किसानी किस लिए इफेक्ट होती है, क्योंकि एसिड रेन ऑल्सो इफेक्ट द सॉइल ऑफ कंपोजिशन, इफेक्ट्स द सॉइल कंपोजिशन। मतलब जो आपकी पृथ्वी में जो आपकी मिट्टी है, ऊपर की अपर सरफेस है पृथ्वी का, जो अपर सरफेस है, जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसमें एक फिक्स कंपोजिशन होता है, जो मिनरल्स हैं आपके उन सब का। ठीक है, वो कंपोजिशन किसी भी खेती के लिए उसकी सुटेबल बनते हैं, सुटेबिलिटी को बताता है कि हाँ ये ज़मीन है, इस पर कौन सी खेती बेटर होगी। जैसे मैंने अभी सॉइल पढ़ाई थी आपको, तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक सॉइल है वो सुटेबल होती है आपके कपास के लिए। ठीक है, कपास के लिए या कॉटन के लिए सुटेबल होती है। तो अगर क्या होगा, वहाँ पर एसिड रेन होती है और उसमें जो एसिडिक जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, एसिडिक एलिमेंट बढ़ जाएंगे, तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। और उसकी चेंज होने वाली कंपोजिशन की वजह से क्या होता है, खेती में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इस तरीके से फार्मिंग को भी यहाँ पर कर लीजिए, फार्मिंग को भी इफेक्ट करता है और ह्यूमन बॉडी को तो इफेक्ट करता ही। एसिड रेन जो है सबसे बड़ा कॉज है आपके जो स्किन कैंसर हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी स्किन कैंसर हो रहे हैं आजकल, स्किन कैंसर का सबसे बड़ा जो कारण है एक वो होता है एसिड रेन। अगर आप एसिड रेन में, मतलब बारिश में पहली बार जो बारिश होती है उसमें नहाते हैं और वो अगर मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर वो एसिडिक हुई, तो क्या होगा, आपके स्किन पर अजीब से फफोले पड़ जाएंगे और अजीब सी टैनिंग होने लग जाती है, स्किन ख़राब होने लगती है। मतलब कुल मिला के आपकी स्किन को डैमेज करता है। ठीक, तो एसिड रेन आपकी स्किन को भी डैमेज करता है, बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर रहा होता है, और जो आपका एक्वेटिक सिस्टम है उसके अंदर भी, एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसके अंदर भी चेंज ला देता है। ठीक है, अगर बात की जाए इसके रिएक्शंस की, तो कैसे काम करता है, दोनों में से एक का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है SO2 का। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का लिखा हुआ है। ये OH कहाँ से आया, आपका पानी से अंदर आया। ठीक है, जब H2O टूटेगा, वेपर तो अवेलेबल होती ही है, तो जब ये टूटेगा तो उसमें से OH मिल जाएगा, फिर एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा, और ये अनस्टेबल कंपाउंड जो है ऑक्सीजन से मिलकर फिर एक और अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा। उसके बाद जो आपकी SO3 गैस होती है वो फिर से H2O के साथ आयनिक फॉर्म में, ये I इसलिए लिखा हुआ है आयोनिक फॉर्म में, इसकी आयोनिक फॉर्म से कम क्या कहते हैं रिएक्शन करेगा और H2SO4 बना देगा। अब ये देखिए कि एसिडिक रेन में कौन सा क्या कहते हैं जो एसिड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि एसिडिक रेन के अंदर जो एसिड फॉर्म हो रहा होता है, एक तो एसिड होता है आपका H2SO4। ठीक है, जो सबसे पावरफुल एसिड में से एक होता है। ठीक, तो इस तरीके से एसिड जो रेन थी उस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बनता है, मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, ये मत भूलिएगा, SO2 और NOx, मतलब क्या कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जितने भी नाइट्रस ऑक्साइड्स बनते हैं उसमें, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो है ये दो मेन कारण है एसिडिक रेन के। ठीक है, बचने का एक ही तरीका है कि जो आपके कन्वेंशनल हम लोग बर्निंग करते हैं, कन्वेंशनल फ्यूल बर्न करते हैं, उसमें कम करें बर्निंग, ताकि उससे जो प्रोड्यूस होने वाला SO2 और नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं ये बंद हों। ठीक है, अभी तक की जो सबसे हाईएस्ट रेन हुई वो हुई 1.5 pH वैल्यू की, 1.5 pH वैल्यू की जो हाईएस्ट क्या कहते हैं मोस्ट पावरफुल एसिड रेन हुई अभी तक, वो हुई है 1.5 की। ठीक,
तरीका रिड्यूस करने का मैंने बता दिया, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड्स को इन्वायरमेंट में जाने से रोकना होगा। बाकी इधर से आप याद रख सकते हैं कि इसमें जो एसिड बन रहा होता है वो है आपका H2SO4, और ये आपकी स्किन को, सॉइल कंपोजिशन और एक्वेटिक जो आपकी इकोसिस्टम है उन सभी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा बेकार इफेक्ट डालता है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, जो है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस बाय विच द रेडिएशन फ्रॉम अ प्लानट, किसी एक प्लानट की बात की जा रही है, मतलब इसमें कोई भी हो सकता है, सिर्फ पृथ्वी की बात ना करें तो कोई और प्लानट भी हो सकता है। द रेडिएशन ऑफ अ प्लानट एटमॉस्फेयर वार्म्स द प्लानट सरफेस टू एयर टेम्परेचर अबव व्हाट इट वुड बी विदाउट द एटमॉस्फेयर। मतलब अगर किसी प्लानट के आसपास आपका एटमॉस्फेयर ना होता, ठीक है, तो उसकी वजह से, उसके अलावा जो आप मान लीजिए यहाँ सन से रेडिएशन आ रहा होता और ये रेडिएशन यहाँ पड़ता, उसकी वजह से जितना गर्म हो रहा होता, तो ये क्या करता है, ये इफेक्ट क्या कर रहा होता है, यहाँ पर एक लेयर बनी हुई जो आपकी एटमॉस्फेयर है, इस लेयर की वजह से क्या होता है, जो रेडिएशन होता है वो पलट के वापस नहीं जा पाता है, इसको लॉक कर देता है। ठीक है, यहाँ से सन से लाइट आई, रेडिएट हुई, इसको लॉक कर दिया। तो जो ये इफेक्ट है जो इसको पूरा गर्म करने का काम करता है, प्लानट को पूरा गर्म करने का काम करता है। ठीक है, रीज़न यही है कि अगर रेडिएशन आया और रेडिएशन वापस नहीं जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर अपने आप बढ़ता रहेगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो हैं गैसेस। ऐसी गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती हैं, वो गैसेस जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी उतना ज़्यादा ये इफेक्ट क्या कहते हैं, बढ़ता जाएगा। ये इफेक्ट नेचुरली भी होता है, अगर कोई गैसेस हम अपनी तरफ से ना प्रोड्यूस करें तब भी ये नेचुरली एक इफेक्ट है जो पृथ्वी को गर्म बनाए हुए है। ठीक है, बस अंतर क्या होता है कि जो नेचुरल इफेक्ट है वो कभी इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आपकी लाइफ को प्रॉब्लम करने लग जाए। ठीक है, इतना टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ाएगा या टेम्परेचर को उस लेवल से नहीं बढ़ाएगा कि वो लाइफ के लिए डेंजर हो जाए। ठीक है, लाइफ को डेंजर पहुंचाने वाला जो इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो आपकी जो गैसेस हैं वो पहुंचा रही हैं। अब हम बात करते हैं उनके गैसेस के बारे में। तो पहले तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट is critical for supporting life, but the human activities, mainly burning the fossil fuels and clearing the forest, have strengthened the greenhouse effect and causes the global warming। तो जो आपका नेचुरल इफेक्ट है उससे तो आपकी पृथ्वी का एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जीवन संभव है, जिसमें जीवन आसानी से जिया जा सकता है। लेकिन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये गैसेस की वजह से, हमारी जो मेन जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उसकी वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो क्या कर रहा है, वो उस टेम्परेचर को एक्सेसिवली उठा रहा है। ठीक है, जितना कि नहीं उठना चाहिए था। जैसे बोला जा रहा है या एक सर्वे आया था कि 2030 तक जो ओवरऑल टेम्परेचर है धरती का 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा एक सर्वे आया था, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था। तो अगर इस तरीके से या इस रेट से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये पृथ्वी जो है एक तरीके से पूरी फिर से जैसे पहले जलती थी वैसे जलने लगेगी और यहाँ पर लाइफ संभव नहीं होगी। ठीक है, द मेन ग्रीन हाउस गैसेस आर, मेन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कौन सी हैं, वेपर, वाटर वेपर, मतलब H2O की जो वेपर है ये भी एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है, क्योंकि क्या होता है, ये एक सरफेस बना देती है, एक तरीके से लॉकिंग कर देती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जब मैंने सौरमंडल पढ़ाया था, सबसे शुरुआत की क्लास है अगर याद हो आपको, तो जब मैंने सौरमंडल पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कि सबसे जो तेज, सबसे ज़्यादा मतलब गर्म जो ग्रह है वो है वीनस, जबकि वीनस जो है वो सन के सबसे नज़दीक नहीं है, वीनस सन से सबसे नज़दीक नहीं है, सबसे पहले है मरकरी, उसके बाद है वीनस। ठीक है, तो मरकरी को बोला जाता है बुध और वीनस को बोला जाता है शुक्र। तो जो शुक्र ग्रह है वो सबसे नज़दीक ना होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है, क्योंकि उसके जो एटमॉस्फेयर है, जो उसका शुक्र का जो एटमॉस्फेयर है उसके 97% क्या है, CO2 है। ठीक है, 97% CO2 है। यही फिनोमेना मैंने आपको एक रूम के अंदर समझाया था कि जब आप ठंडियों में जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं तो आपको ठंड नहीं लगती है, बजाय आप जब रिजर्वेशन डिब्बे में सफ़र करते हैं तो आपको ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि वहाँ पर लोग कम होते हैं, वो कहीं ना कहीं इनहेल एक्सेल कर रहे होते हैं तो CO2 निकाल रहे होते हैं, रेडिएशंस में उनकी गर्मी होती है, तो उतनी सारी गर्मी लॉक हो रही होती है CO2 की वजह से, उस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर अपने आप ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट जो गैस है मीथेन, इसको पहले वैसे ही मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, ये इतनी गर्म होती है कि ये बर्न होती है, इसको मार्स गैस बोला जाता है। इस तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं। और जो लास्ट है वो है ओजोन। ओजोन जो परत है, ओजोन की जो गैस की परत है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो कहीं ना कहीं पराबैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो हमारी जो रेज़ हैं उनको बचाती है पृथ्वी तक आने से, तो उनसे हमारा फ़ायदा होता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है ओजोन जो परत है ये भी एक तरीके से लॉकिंग का काम करती है और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको थोड़ा सा बढ़ाने का काम कर रही होती है।
तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी गैसें होती हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। याद रखिए CO2 और मीथेन CH4, मेथेन और CO2। अगर आपसे वैसे मेनली पूछा जाएगा तो आप सिर्फ इन 2 गैसों का नाम बताएंगे, ठीक है, मेथेन और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CH4 और CO2, ये जो 2 गैसें हैं ये गैसें बताएंगे। इसके अलावा आप O3 बोल सकते हैं और H2O, O3 और H2O वेपर, ठीक है, मतलब वाटर जो है वेपर फॉर्म में भी ये भी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम जो पर्यावरण में पढ़ेंगे वो है हमारा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जिसको हिंदी में बोला जाता है लाल किताब। तो लाल किताब जो है आपकी, या लाल जो आपकी सूची है, लाल सूची, इसमें क्या है, इसका फुल नाम क्या होता है? इट्स फुल नेम इज IUCN रेड लिस्ट। IUCN, वेयर IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। IUCN जो लिखा जाता है, IUCN आप जब भी इसको पढ़ेंगे IUCN ही पढ़ेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें होता क्या है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। दीज स्पीसीज में बी प्लांट्स, एनिमल और फंगी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि आप इसमें तीनों चीज़ें हो सकती हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं, या फंगी भी हो सकते हैं, तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि एक जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर किस चीज़ की डिटेल्स होती हैं। ऑप्शंस में आपके थे प्लांट, एल्गे या फिर एनिमल्स। तो अधिकतर लोगों ने एनिमल्स बोला था, क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं वो यही सुनते हैं कि हाँ कभी क्या कहते हैं, हमारे जो डायनासोर्स थे वो ख़त्म हो गए, अभी जो आपका एशियाटिक लाइन है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, बहुत सारी ऐसी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, और उसमें आप अधिकतर बार बार जो होता है नाम क्या सुन रहे होते हैं, एनिमल्स का, किसी ना किसी एनिमल का नाम सुन रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि जो रेड लिस्ट है या रेड डाटा बुक है जो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स हैं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर एनिमल भी हैं, स्पीसीज़ में आपके प्लांट्स भी हैं, या फंगी, मतलब किसी भी टाइप की जो भी चीज़ इंडेंजर्ड है वो सभी की सभी उसमें आती हैं। इसीलिए मैं जो यहाँ पर इमेज लगी है उसमें मैंने एक बर्ड भी इंक्लूड किया है, एक प्लांट भी इंक्लूड किया है, और एक साथ में एनिमल भी इंक्लूड किया है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि हाँ किसी भी प्रकार की जो स्पीसीज़ होती हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ देम मतलब क्या? एनिमल्स और प्लांट्स, एंड द रेट ऑफ देयर बीइंग एक्सटिंक्टेड, मतलब जो खत्म होने की रेट है उनके बेसिस पर दिस रेड लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 9 लेवल्स। इसको 9 लेवल्स में 9 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया है। वो 9 श्रेणियाँ कौन सी हैं? एक्सटिंक्ट मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब जो वन्य जीव थे वो जो वो खत्म हो चुके हैं उनको, इनको EX बोला जाता है, इनको EW बोला जाता है, ये आप याद कर सकते हैं। फिर आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो बिल्कुल घोर संकट में है, जिनकी स्पीसीज़ पे बहुत ज़्यादा संकट है, वो खत्म होने की कगार पर हैं, ठीक है। फिर आते हैं वल्नरेबल मतलब जो असुरक्षित हैं, जो एक तरीके से जिन पे हमले हो रहे हैं, या जो अभी अपनी क्या कहते हैं अपने इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है नियर थ्रेटेंड, जो अभी निकट संकट, मतलब संकट उन पे आने वाला है, मतलब अभी फ़िलहाल तो ठीक है लेकिन आने वाले समय में उन पे संकट आ सकता है। फिर आता है लीस्ट कंसर्न मतलब जिस पर कोई संकट नहीं है, बिल्कुल संकट मुक्त है एक तरीके से, ठीक है, उस पर कोई ऐसा कोई मतलब कोई परेशानी नहीं है, कंसर्न नहीं है उसके साथ कोई। फिर है जो लास्ट 2 हैं वो है इनसफिशिएंट होने की वजह से। एक तो आपका है डाटा इनसफिशिएंट, मतलब जिसके बारे में आंकड़ों का अभाव है, और लास्ट जो है आपका जिसका आकलन ही नहीं किया गया, नॉट इवेलुएटेड, ठीक है। इस तरीके से अगर इस श्रेणी में बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो आपको याद रखनी होती हैं, वो होते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो बिल्कुल घोर संकट में है। फिर उसके बाद सबसे पहला जो है आपका विलुप्त, जो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। अगर विलुप्त प्राणियों की बात की जाए तो बहुत सारे प्राणी हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि पोलर बियर हैं, वो भी बिल्कुल एक तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। वन्य जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, और अटलांटिक ब्लू क्या कहते हैं, जो ब्लूफिन टूना एक नाम की एक मछली हुआ करती थी, वो भी विलुप्त हो चुकी है। बहुत सारे कछुए की प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं एक तरीके से। तो उतना सब है, उतना, लेकिन आपको उतना पूरा याद नहीं करना है। इतना याद रखिएगा कि 9 लेवल्स में इसको डिवाइड किया गया है, और जो आपकी रेड बुक है उसमें सिर्फ प्लांट्स ही नहीं होते हैं, उसमें प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, और उसमें एल्गेस या क्या कहते हैं फंगी। तो इस तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। और जो लोगों को नहीं पता है वो ये है कि इसमें 2 श्रेणियाँ ऐसी भी हैं, जिसमें एक श्रेणी है डाटा इनसफिशिएंट वाली, और एक है नॉट इवेलुएटेड, जिसकी इवेलुएशन नहीं की गई, जिसका आकलन नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हमने आज देख लिया पारिस्थितिकी तंत्र देखा। शुरुआत पारिस्थितिकी तंत्र से हमने की थी, और फिर बाद में बाकी चीज़ें जो थी साथ में हमने देखी। और मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको फूड साइकिल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो फूड साइकिल जो सबसे पहले फूड साइकिल जो नाम था वो किसने दिया, जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया? चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में चार्ल्स एल्टन ने ये कहते हैं कॉन्सेप्ट दिया था। और इसमें जो है वो 2 तरीके से होते हैं। एक तो होता है आपका
एक होता है आपका फूड चेन और एक होता है आपका फूड वेब। ठीक है, फूड वेब और फूड चेन दो टाइप के सिस्टम होते हैं और कुछ नहीं है, बस इनकी जटिलता पर है। फूड चेन में क्या होता है, एक आपकी जो एनर्जी का फ्लो होता है वो एक लीनियर लाइन में होता है। ठीक है, मतलब कि सिस्टम जो होता है काफ़ी सिंपल होता है, ये काफ़ी सिंपल सिस्टम होता है वेब के मुकाबले। और इसमें जो फ्लो होता है एनर्जी का वो किसी एक दिशा में हो रहा होता है, एक डायरेक्शन में होता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए पौधे को किसी बकरी ने खाया, बकरी को किसी जानवर ने खाया और उसको किसी और ने खा लिया, तो मतलब एक लाइन में चीज़ें चल रही हैं। ठीक, फूड वेब में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पौधा है, उसको किसी एक जानवर ने खाया, उस जानवर को खाने वाले 3-4 लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, इसने मान लीजिए इसको खाया, इसने इसको खाया और इसको खाया, फिर यही जो जानवर है इसको ये भी खा सकता है, और ये जो अवेलेबल जानवर है इसको कोई और खा लेता है, और जो इस जानवर को अगर ये खा लेता है तो ये तरीके से एक नेट बन जाता है, एक जाल बन जाता है। मतलब इसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता है। ठीक है, इसमें किसी एक फिक्स डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा होता है। इसमें जो फ्लो होता है एनर्जी का वो सिर्फ से एक डायरेक्शन में हो रहा होता है। और इस मतलब सिंपल एक दिशा में होने की वजह से इसमें क्या होगी, इसमें जो नंबर होगा, जो एनिमल्स का नंबर होगा वो कम होगा। ठीक है, इसमें जीवों की संख्या कम होगी, इसमें जीवों की संख्या कम होगी, और इसमें जो नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें जो जो पार्टिसिपेशन कर रहे होंगे वो बहुत सारे जीव होंगे। और इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर और फिर डिकम्पोजर। ठीक है, स्ट्रिक्टली एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, कंपोजर क्या कहते हैं, कंज्यूमर ने खाया उसको, और लास्ट स्टेप में आपके जो डिकम्पोजर होंगे उसको खा के ख़त्म कर देंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे। लेकिन जो वेब होगा इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें प्रोड्यूसर है, उसने प्रोड्यूस किया, उसको खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, फिर उसमें जो खाने वाले हैं वो आपस में एक दूसरे को खा देते हैं, वो एक तरीके से एक चैन बना लेते हैं, फिर लास्ट में आकर डिकम्पोजर आता है। तो डिकम्पोजर जो है वो सीधे सीधे क्या कहते हैं प्रोड्यूसर से एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में जुड़ा नहीं होता है। ठीक, इस तरीके से अगर मोटे तौर पे बोला जाए तो फूड वेब जो है आपका, फूड वेब जो है ये बहुत सारी चैन, जो बहुत सारे फूड चैन हैं वो जब आपस में मिक्स हो जाती हैं तो बनता है आपका फूड वेब। ठीक, तो आज की क्लास में फिर इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। जो आगे की जो समस्याएं जो हो रही हैं उसके बारे में मैंने आपको बोला है कि जो आपका टेस्ट है, जो आपका एमजेई का टेस्ट है वो तब तक नहीं हटेगा वेबसाइट से जब तक सभी लोगों की समस्याएं क्लियर नहीं हो जाती हैं। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ कम्युनिटी टैब में, उसके आंसर्स दिया करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको आंसर्स आते हैं मैं उनको अपने वीडियोज़ में उनको सॉल्व भी कराता चलूँगा। मैं एक बार फिर से उन लोगों से ये बोलना चाहूँगा जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 199 रुपये लेके भागने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों की समस्याएं बस ये हैं कि जो डेवलपर्स अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक तरीके से सामंजस्य नहीं बन पाया, जिस वजह से हम लोग डेट पे अपना टेस्ट जो है वो अच्छी तरीके से लॉन्च नहीं कर पाए। हमने कंप्लीट टेस्ट प्रोवाइड करा दिया था, लेकिन वो उस तरीके से सामने रिप्रेजेंट नहीं हो पाया जिसे एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट होना चाहिए था। तो इस वजह से लोगों को गुस्सा है। आपकी गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, मैं उस चीज़ से बिल्कुल आपके सहमत रहता हूँ कि अगर आपने कहीं कुछ पेमेंट किया है या आप कहीं से आप कुछ उम्मीद करते हैं, कुछ उम्मीद लगा कर बैठते हैं और उम्मीद नहीं होती तो आपको गुस्सा आता है। लेकिन हम लोग भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो जो समस्याएं हैं वो जल्दी ही एड्रेस कर ली जाएंगी। और वेबसाइट जैसे ही पूरी अच्छे से चलने लग जाती है, इसमें प्रॉब्लम बस वेबसाइट हो रखी है। जब वेबसाइट अच्छे से पूरी चलने लगेगी तो आपको यहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी पूरी अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो जाएगा, पूरी लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी पीडीएफ की, और भी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो आज के लिए बस बोलने के लिए यही कुछ था। हम लोग कंटेंट पे मेहनत कर रहे हैं, अगर आपसे हो सकता है तो आप एक काम कर सकते हैं, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोगों की गलतियों की वजह से, कुछ हम लोगों की पंक्चुअलिटी ना होने की वजह से हम लोगों का जो एक तरीके से जो वीडियोज़ का व्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। उस चीज़ को हम मानते हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती रही है, लेकिन हम फिर भी अपनी पूरी कोशिश अब आगे से करते रहेंगे और कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।